दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोविड के सिलसिले में हमने कोशिश की कि हम डिपार्टमेंट की जो है वो बात करें। हमने पैरामेडिक्स डॉक्टर्स की बात की, हमने पीडीडी की बात की, हमने पीएचई की बात की, लेकिन हम जम्मू कश्मीर पुलिस को कैसे भूल सकते हैं, जो कि पहले दिन से ही कोविड के साथ लड़ने के लिए मैदान में हर वक्त, चाहे दिन हो या रात हो, हाजिर है। इस पर बेहतर बात करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू प्रोविंस के चीफ आईजीपी मुकेश सिंह मौजूद हैं। आईजीपी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। कोविड की वजह से तो पूरी दुनिया परेशान है और जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग भी परेशान रहे, लेकिन जिस अंदाज से जो अब फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं, हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट थी डॉक्टर्स से भी पहले, वो थी आपकी पुलिस की। तो बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस तरह से आपने हैंडल किया इस सिचुएशन को? देखिए, जब पूरे देश में जब पहला केस कोविड का आया जी, तो इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक मीटिंग ली गई और मीटिंग लेकर ये फैसला किया गया कि अब हमें किस तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। ये मार्च के दूसरे हफ्ते की बात है, जब बाकी स्टेट्स ने सोचना शुरू नहीं किया था जी। उस वक्त हमने ये सोचना शुरू कर दिया था और उसी वक्त जितने भी एंट्री पॉइंट्स थे जम्मू जोन के, जम्मू प्रोविंस के, चूँकि ये जम्मू प्रोविंस की एंट्री पॉइंट्स कश्मीर के लिए भी एंट्री पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे हमारे एयरपोर्ट्स पे काउंटर्स लगाए गए और हमारे लखनपुर पे काउंटर लगाया गया और रेलवे स्टेशन पे काउंटर लगाया गया। और उस समय से ही हमने एक स्क्रीनिंग, इनकी बेसिक स्क्रीनिंग जो है वहाँ पे शुरू की। हालांकि इसमें प्री कंडीशन ये थी कि लोग वॉलंटरली अपनी डिस्क्लोज़ करें हिस्ट्री जी। कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने छुपा ली, और उन कुछ छुपाए हुए लोगों का नतीजा है कि हमें कुछ केसेस शुरुआती तौर पे मिले, फिर उसके बाद आगे कुछ और केसेस नए सामने आए। सर, एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पुलिस का भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो पब्लिक के साथ रहा। तो ऐसे में हमारे पास कोई ऐसा आला तो नहीं था जिससे हम इफ़ेक्टेड या नॉन इफ़ेक्टेड जो थे उनको अलग कर सकें, लेकिन शुरू में तो सब एक ही कटघरे में खड़े हुए थे। किस तरह की गाइडलाइंस आपने दी? जैसे हम नाकाज़ की बात करें या आपकी जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी, जब जनता कर्फ्यू वगैरह लगा, तो किस किस्म की आपने गाइडलाइंस जो है अपने जवानों को दी? देखिए, ये जो गाइडलाइंस थी ये दो फेजेस में आई। एक तो फेज़ वो था जब 144 नहीं लगा था जी। तो 144 जब नहीं लगा था तो हमारी डिप्लॉयमेंट इस किस्म की थी जो फोकस थी सिर्फ उनको ढूंढने के लिए जो बाहर से अफेक्टेड मुल्कों से होके आए थे और उनको ढूंढने में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना, ये उस वक़्त हमारा फोकस था। और जो हमारे एंट्री पॉइंट्स पे थे उनको बेसिक एहतियात जो बरतनी थी, जैसे मास्क लगाना है, ग्लव्स लगाने हैं, दूरी मेंटेन रखनी है, ये बेसिक एहतियात हमने बताए। उसके बाद जब 144 लग गया तो अब नाके उस तरह से प्लेस किए गए, नाकों की तादाद बढ़ाई गई, चूँकि हम ये चाहते थे कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान अपने मोहल्ले में ही ख़रीदें, दूसरे मोहल्ला वाइज इंटरचेंज ना हो। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर मोहल्ला वाइज एक तरह से डिप्लॉयमेंट प्लान किया गया और कट ऑफ पॉइंट्स बनाए गए, ताकि लार्जली, क्योंकि हर गली को प्लग करना मुश्किल काम है जी, लेकिन लार्जली ये इंश्योर किया जाए कि लोग गाड़ियों में या बड़ी तादाद में निकल के कहीं और से किसी और मोहल्ले में ना जाएं और शहर में इंटरमिक्सिंग कम हो जाए। अब इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू में, चूँकि लोगों को ये आदत नहीं थी कि लोग अपने घरों में ही रहें, निकले नहीं है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी 50 साल की एग्जिस्टेंस ये इस दुनिया में, इसमें हमने आज तक ये देखा नहीं। और तो इसके लिए शुरुआती तौर पे हमें थोड़ी कठिनाइयाँ आई। लोगों के साथ बहस होती थी। कुछ लोग उस वक़्त सिचुएशन ऐसी थी कि पासेस की ज़रूरत नहीं थी अपनी ज़रूरत के सामान लेने के लिए, मेडिसिन्स हो, राशन हो, इनके लिए पासेस की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो उसके बहाने वो निकल के आते थे और दूसरी जगह भी जाते थे, दोस्तों से मिलने की कोशिश करते थे, अपने परिवार वालों के से मिलने की कोशिश करते थे। तो मुश्किलातें आई, लेकिन 90% ऐसी हमारी तरफ से आदेश ये था कि लोगों को कम से कम कठिनाई हो, लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो,
कन्फ्रंटेशन ना हो, समझा के काम चले जाए। तो 90% काम तो इस तरह से हो गया। कुछ ऐसे केसेस आए जिसमें कि लोगों ने हमारे साथ बर्ताव ठीक नहीं किया और जवाब में हमारी कुछ कार्रवाई हुई जिसके कारण कुछ अनप्लेजेंटनेस हुई। तो बहरहाल बट उसके बाद जो है धीरे धीरे सिलसिला ठीक होता गया और अब एक स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आ गई। आईजी साहब देखें तो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी इस बार। हम किसी लॉ एंड ऑर्डर से तो टैकल नहीं कर रहे थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये कहा गया कि एक लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी गई है आपके घरों के बाहर, आप लोगों को घरों से बाहर आने की इजाज़त नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अचानक आपको एक हुक्म दिया जाता है कि जो मामूल की ज़िंदगी है लोगों की, मानिए घर से बाहर आना, रिश्तेदारों से मिलना, एक दूसरे के साथ दोस्तों के साथ मिलना, तो उस सब सोशल जो एक फैब्रिक है उसको कट ऑफ करना है, तो ये कितना बड़ा एक चैलेंज था? ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हमारे लिए खुद था जी। कि हम अपने दफ्तर के मुलाजिमों की संख्या कम कर दें, कैसे करें, काम चलाते रहें, कैसे चलाते रहें। हमारी डिप्लॉयमेंट कम हो नहीं सकती जी। हम अपने घरों में रह के कैसे काम कर ले। हमारे कैंप ऑफिस को एक्टिवेट किया गया। ये हमने कभी जम्मू कश्मीर दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में, जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑफिसर्स अपने घर में बैठ के काम नहीं करते हैं, कैंप ऑफिस का रिवाज है ही नहीं यहाँ पे। तो कैंप ऑफिस को एक बनाया गया, उसमें कंप्यूटर्स लगाए गए, फैक्स मशीन लगाई गई, इस किस्म की बातें, ताकि हमारी अपनी कॉन्टैक्ट्स मिनिमम हो जाए अपने। क्योंकि आप ये समझ लें कि अगर पुलिस महकमे में कोरोना की स्प्रेड हो जाती है तो कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि एक पॉजिटिव केस आएगा तो उसके साथ 50 केस और हमें क्वारंटाइन करने पड़ेंगे, फिर और दूसरा आएगा तो और 50। तो आप तादाद अगर सड़कों पे कम होगी तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो सबसे बड़ी चैलेंज तो हमारे लिए खुद की थी, उसको हमने निभाया। उसको हमने तकरीबन अपने स्टाफ दफ्तरों में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 1/3 पे ले आए, हम उससे काम चला रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मोड जितना हो सके, ईमेल पे कागज़ आना, सुप्रीम ये हाई कोर्ट भी अभी ईमेल पे काम कर रहा है, सेक्रेटेरिएट भी ईमेल्स पे काम कर रहा है, तो ईमेल्स के ज़रिए काम वाम करना, ये हमने अपने चेंजेस लाए। अब जहाँ तक रही लोगों की बात, लोगों में इनिशियली तो वो थी कुछ तकलीफ़, लोग नहीं लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे कुछ केसेस बढ़े तो एक तरह से लोग खुद अपने आप में एहतियात करने लगे कि शायद कहीं बाहर जाने में कुछ, क्योंकि ये स्प्रेड थी पहले यहाँ पे बटिंडी सुंजवा इलाके में कुछ रही, फिर किसी और इलाके में गई, फिर छन्नी के कुछ केसेस आए, कुछ डॉक्टर्स आ गए। तो लोगों में ये एहसास खुद आया कि अगर जो भी कांटेक्ट में आ सकता है उसमें ये स्प्रेड होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। लोगों ने काफ़ी, मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी संभल गए हैं और कोऑपरेट काफ़ी कर रहे हैं उनसे। आईजी साहब, जाहिर सी बात है आप और आपकी टीम मुबारक के हक बात तो हैं ही, लेकिन दूसरी एक बात ये रही कि आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था मिलिटेंसी का, और ख़ासकर इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं 2 ऐसे इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट जो किश्तवाड़ में हुआ, 72 आवर्स में आपने उनको न्यूट्रलाइज़ किया। दूसरा इंसिडेंट जैसे कल पुंछ में कुछ रिकवरीज हुई। तो हमेशा दुश्मन इस ताक में रहता है कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, एमरजेंसी लाइक सिचुएशन बने, तो उन सब चीज़ों का भी किस तरह से ख्याल रखा गया? ये एक चैलेंज है क्योंकि पार पड़ोसी मुल्क हमारा इस काम में उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती है। वो कोरोना से जूझ रहे होंगे लेकिन इस काम में उनकी एक्टिविटीज़ इनफैक्ट पहले से ज़्यादा हो गई है। इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स की कोशिशें बढ़ गई हैं, वेपन्स सप्लाईज़ की कोशिशें बढ़ गई हैं। आप देख रहे हैं कि पुंछ में हमने एक रिकवरी की है वेपन्स की कंसाइनमेंट की, और डोडा में एक जो वाक़या हो गया जिसमें 2 लड़कों ने हमारे लड़कों पे वार किया और उनको मार दिया और वेपन्स लेके चले गए। तो उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। ये उस बात से बेखबर है कि कोरोना भी एक मसला है और शायद मिलिटेंसी से कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है और पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला है। तो हमारी तरफ से ये है कि हम फॉर्चुनेटली उन इलाकों में ये सारे वाक़े हुए हैं जहाँ पे कोरोना का स्प्रेड नहीं हुआ है। अगर ये इस इलाके में हो जहाँ पे कोरोना का स्प्रेड हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली एक परेशानी आएगी, उससे हमें डील करना पड़ेगा। आईजी साहब, इसके अलावा एक ज़ाती सवाल ये रहेगा कि जैसे
बहुत सारी जगहों पर हमने देखा नाकाज पे जो है सख्ती भी हुई, लोगों को कान पकड़ाए गए, उठक बैठक कराई गई। कहीं ना कहीं शुरू में एक पैगाम ये दिया गया कि पुलिस आप घर के बाहर आएंगे, वायलेशन करेंगे तो पुलिस आपके साथ सख्ती करेगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये हकीकत में पुलिस की सख्ती थी या ये उन लोगों की सही सलामती के लिए आप लोग कर रहे थे जिन लोगों की हिफाजत आप करते हैं? देखिए, पुलिस भी इस मामले में उतनी ही इफ़ेक्टेड है जितनी आम जनता है जी। हम चाहते हैं कि जनता सेफ़ रहे और उस सेफ्टी के को मद्देनज़र रखते हुए जो भी एक्शंस होती हैं हमारी, अगर अब नाके वाला जो सब इंस्पेक्टर है या कोई हेड कांस्टेबल है वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है जी, तो वो अपनी खुशी के लिए नहीं दे रहा है, वो उसको सिखाने के लिए दे रहा है। हाँ, सिखाने के तरीके अलग अलग रहे, किसी ने कोई स्टैम्प बनाया, किसी ने कोई उठक बैठक कराई, तो कुछ लोगों को इन तरीक़ों से तकलीफ़ हुई। अब जाके आदेश ये दिया गया है कि इन तरीक़ों में बदलाव किया जाए ताकि ये लोगों को कम से कम परेशानी हो। अब आप देखेंगे कि हमने जो एक नया तरीका ऑफ लेट निकाला है जिसमें हमने जो भी वायलेटर्स हैं उनको वहाँ रख के उनकी सोशल डिस्टेंसिंग पहले कराते हैं और उसके बाद उनसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने स्पीच में कहा है कि सबको डाउनलोड करना चाहिए और ये सबकी भलाई के लिए है और आगे कोरोना से लड़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो ये एक नया तरीका जो काफ़ी इनोवेटिव तरीका मैं कहूँगा वो निकाला गया। लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, थोड़ा रुकना पड़ा, डाउनलोड करना पड़ा, उसमें टाइम लगा, लेकिन मेरे ख्याल से लोग समझ गए इस बात को कि भलाई इसी में है कि लोग ना निकले घरों से, सोशल डिस्टेंसिंग रखें जी, और गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस का पालन करें। आईजी साहब, अब तक का जो हमारा सक्सेस रहा, अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड रहे, जिसमें जम्मू, उधमपुर और राजौरी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस के हैं वो बिल्कुल महफूज रहे, सही सलामत रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात उसमें ये रही कि कठुआ जो कि गेटवे है हमारा और सबसे बड़े क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे वहीं पे थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस जो है वो नहीं आया। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये मिलजुल के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबका और लोगों का भी योगदान है। लोगों ने, जैसे मिसाल के तौर पे आप लखनपुर की बात कर लें कि पहले 5-6 दिनों में करीब हमने 5-6 हज़ार लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा, कठुआ में भेजा, सांबा में भेजा, लेकिन अंदर आने दिया। उसके बाद ये एक फ़ैसला हुआ कि बॉर्डर से जो अंदर आ रहे हैं इनको क्वारंटाइन में अगर हम भेज भी दें तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो क्वारंटाइन इन्फेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो वो एक फ़ैसला लिया गया कि वहाँ पे एक कट ऑफ पॉइंट बना देना है और कोई भी एक्सेप्ट मेडिकल इमरजेंसी या डेथ केसेस, इसके अलावा किसी को भी हम अंदर आने नहीं देंगे। और लखनपुर बॉर्डर पे इसका ज़बरदस्त इस नियम का पालन किया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने 567 केस, 567 केसेस आज तक रजिस्टर किए हैं, जो कि वेरियस सेक्शंस ऑफ एक्ट्स में आईपीसी की धारा का उल्लंघन हो जाए, चाहे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट हो जाए या डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो जाए, इन सब की मुख्तलिफ धाराएँ हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, उसमें हमने केसेस रजिस्टर किए। 567 केसेस रजिस्टर किए हैं और तकरीबन 850 लोगों को हमने इस पर गिरफ़्तार किया। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो गिरफ़्तार करने का पर्पस ये था कि लोग समझें, लोग जैसे अपनी गाड़ियों में डीएम के ऑर्डर्स का वायलेट करके निकल रहे हैं जी, तो वो समझे कि ये वायलेशन लॉ के ख़िलाफ़ है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरह की हमारी थोड़ी प्यूनिटिव भी थोड़ी साइड में ये प्रेशर रहा, जिसका नतीजा ये है कि आवाजाही में कमी हुई, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की कमी हुई, जिसके कारण इस पे अभी तक काबू एक तरह से पाया जा सका है। दूसरा एक बड़ा रोल जो पिछले लगभग 1 महीने में लॉकडाउन के दौरान हमने पुलिस का देखा, वो ये था कि आपके ऊपर राशन को बांटने की जिम्मेवारी भी जो है आपके ऊपर सौंपी गई। हमने कई जगह पे देखा मेडिसिन वगैरह की सप्लाई भी जो है वो आपकी, जो बहुत ज़्यादा नीडी था, अगर आपके पास उसका कोई मैसेज वगैरह पहुँचा तो आपने वो दवाइयाँ भी पहुँचाई। ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये किस तरह से हुआ? ये जिम्मेवारी हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी ये काफ़ी बड़ा काम कर रही है इसमें, लेकिन जहाँ तक पहुँच है हमारे थानों की, क्योंकि हमारे थाने वाले बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से आमने सामने हो रहे हैं,
तो जितनी रीच हमारी है उतनी रीच शायद किसी और की नहीं है। तो इस रीच की वजह से हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स या शिकायत या नीड्स जो है, इनकी जो है ज़रूरतें, ये हमारे पास मैसेज आते थे। और हमने ये देखा कि जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पा रही है और ज़रूरत है ज़रूरतमंद लोगों को, वहाँ तक हमारे पास पहुँचने का एक साधन है, तो हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हर डिस्ट्रिक्ट ने अपने लेवल पे, थाने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना अपना एक सिस्टम बनाया, जिससे कि ऐसा इंश्योर हो जाए कि लोग कहीं भी हों, कुछ भी ज़रूरत हो तो उन तक मदद पहुंच जाए। ऐसा कोई ना रहे पूरे जम्मू प्रोविंस में जो कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और ज़रूरत नहीं पहुंच पा रही है। तो जैसे कि शुरुआती तौर पे सबसे शुरू में RS पुरा ने एक कॉल सेंटर शुरू किया अपने थाने में, जहाँ पे उनका वो कंट्रोल रूम था, वहाँ पे उन्होंने कॉल सेंटर शुरू कर दिया, छोटे लेवल पे, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव रहा वो। उसी तरह से लखनपुर कठुआ में हमारा जो यूनाइटेड कठुआ एक अभियान है, जिसमें लोगों की कोऑपरेशन काफ़ी मिली है। हम तकरीबन 11,000 लोगों को रोज़ खाने का सामान बांट रहे हैं, खाने का, चाहे ज़रूरत की दवाई का हो। वहाँ से हम ये भी काम करते हैं कि जो दवाइयाँ वहाँ कठुआ में नहीं मिलती हैं, तो हम पठानकोट तक मोटरसाइकिल राइडर्स को भेजते हैं, वहाँ की बड़ी दवाई की दुकानों में जाते हैं और वहाँ से ला के इनको देते हैं। और उसमें एक और फ़ायदा ये है कि हम जो भी चीज़ें लाते हैं हम MRP पे लाते हैं, या उससे जो भी मिनिमम प्राइस पे ला सकते हैं देते हैं। तो एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग ये वो की जो गुंजाइश कम हो जाती है। सिमिलर स्कीम ये उधमपुर पुलिस ने चलाया है, जिसमें कि कॉरपोरेटर्स की मदद से वॉलंटियर्स लिए गए हर मोहल्ला वाइज, और उनके ज़रिए हम खाना बांटने का काम कर रहे हैं, राशन बांटने का काम कर रहे हैं। जम्मू में भी ऐसी कई सारी स्कीमें हैं। हमने तकरीबन अभी 1 लाख लोगों को अभी तक राशन पानी पिछले कुछ दिनों में बांटा है। IG साहब, एक और जो सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन सिस्टम हमने शुरू किया, पुलिस की तरफ से भी उसमें पहल की गई, आप लोगों ने भी बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, एक सिस्टम आपने बनाया कि जो आपके पास हेल्प के लिए अप्रोच करता है, आप इमीडिएटली एक सिस्टम के तहत जो है वो उस तक पहुंचते हैं। तो किस तरह से ये हेल्पलाइन नंबर चला, क्या है ये हेल्पलाइन नंबर, और क्या क्या कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस हेल्पलाइन नंबर में? एक तो हेल्पलाइन स्टेट की है, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, वो तो चल ही रही है। इसके अलावा हमने ओल्ड एज पर्सनस और फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए एक हेल्पलाइन हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू की, जिसमें किसी भी ऐसे ओल्ड एज पर्सन को या चैलेंज्ड पर्सन को किसी भी तरह की ज़रूरत हो, चाहे राशन हो, दवाइयाँ हो, चाहे कहीं से कहीं जाना हो इलाज करने के लिए, इसकी कंप्लेंट्स हम लेते हैं, इसकी फ़ोन कॉल्स हम लेते हैं। पिछले 10-12 दिन में तकरीबन हमारे पास 2000-3000 कॉल्स आ चुके हैं, जिसमें हमने रिस्पॉन्ड किया है और उन लोगों को मदद पहुंचाई है। तो एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी जाता है पुलिस महकमे के लिए कि हाँ, वो हम भी कुछ किसी के लिए कुछ भले का काम कर सकते हैं, और उन तक रिलीफ भी पहुंचती है। तो ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। सर, आखिर में ये जानना चाहूँगा कि ये इस वक्त की लड़ाई जो है बड़ी डिफरेंट सी लड़ाई है, इमोशंस की लड़ाई है। कहीं ना कहीं आपके जो पुलिस ऑफिसर्स या जवान जो नाके पे लोकल्स के साथ डील करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई बीमार आता है, कोई पेशेंट आता है, या जैसे आपने कहा कि लोग बहाने करके जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी डिफरेंट सी एक लड़ाई है। किस तरह से, किस किस्म की ट्रेनिंग या किस किस्म का आपने उनको ये बता के रखा है कि जब भी आप इस सिचुएशन में टैकल करो तो आपको बिल्कुल अपना जो रवैया है, जो बर्ताव है, ऐसा रखना है कि कहीं कोई जो है वो हार्ट ना हो? देखिए, ट्रेनिंग तो जो बेसिक ट्रेनिंग उनकी शुरुआती तौर पे मिली है वही है जी। ये वक्त नहीं है कि हम ट्रेनिंग दे सकें कोई स्पेशल किस्म की। जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हर अफसर, गेजेटेड अफसर, अपने हर नाके पे, हर थाने पे विज़िट करे, फ्रीक्वेंटली विज़िट करे, और उनको मौके पे ही समझाए कि लोगों से किस तरह से पेश आते हैं, किस तरह से बर्ताव करते हैं, क्या लोगों की मजबूरियाँ हो सकती हैं। कई बार वो लोग नाके वाला अप्रिशिएट नहीं कर पाता है कि सामने अगर कोई बैठा है और उसके साथ कोई मरीज़ है जी, तो हो सकता है कि पास लेने का टाइम ना मिला हो। तो इस तरह की ब्रीफिंग्स मौके पे जाके अफसरों द्वारा की जा रही है। और आप ये देखेंगे कि पिछले 10-12 दिनों में पुलिस की कोई नेगेटिव, आप कोई विजुअल्स या वो फोटोग्राफ्स, इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं।
इसके अलावा पॉजिटिव्स काफ़ी नज़र आ रही हैं, और सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, इन पे कई सारे पॉजिटिव इमेजेस आ रहे हैं। इमोशनली लोग थोड़े से चार्ज्ड भी हैं, ख़ास तौर से जो रेड जोन्स का मसला होता है उसमें लोग कहते हैं कि जी हमारा रेड जोन क्यों, दूसरे का क्यों नहीं, ये हमारे 0 केस हैं फिर भी रेड है, वो येलो है या ग्रीन है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि रेड जोन और दूसरे जोन्स में बहुत फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम है। रेड जोन वाले बल्कि ज़्यादा सेफ़ हैं दूसरे जोन वाले के कंपैरिजन में, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। राशन और ज़रूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं, कोई ऐसी कमी होने की संभावना ही नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पहुंच रहे हैं। ये सवाल मैंने अभी हाल ही में एडवाइज़र साहब से भी किया था, और मैंने उनको भी कहा था कि लोग आपसे बड़े खफा हैं, ख़ासकर जो कुछ 2-3 इलाके हैं जिनका मैंने नाम भी लिया था, जिन्हें आपने रेड जोन करार दिया है। हालांकि डाटा वहाँ का दिखा रहा है कि वहाँ पे कोई भी पेशेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स रह रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं या आम जनता रह रही है, उनका ये कहना है कि बगैर किसी पॉजिटिव केस के भी हमारे ऊपर इतनी सख्ती और फिर रेड जोन। तो इसमें जो आपने आधा जवाब तो दे ही दिया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इस पर और बोलें। देखिए, रेड जोन एक कन्फाइनमेंट जोन है। हमने आपको पहले भी कहा कि ओरिजिनल आइडिया हमारा ये था कि लोग अपने मोहल्ले के अंदर ही रह के अपने ज़रूरत का सामान खरीदें। सब कुछ अवेलेबल है, मेडिसिन शॉप्स भी हैं, राशन की शॉप्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, सप्लाईज़ भी हैं, सब कुछ है। तो ओरिजिनल आइडिया तो यही था। ओरिजिनल आइडिया के हिसाब से आप देखें तो एक तरह से सारे रेड जोन्स होने चाहिए थे। अब रेड जोन्स कुछ डिक्लेयर किए गए जहाँ पे कुछ केसेस पॉजिटिव आए, या 2 किस्म के रेड जोन्स हैं, एक जो वो पॉजिटिव आए और एक वो रेड जोन्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव लोगों ने पॉजिटिव आइडेंटिफाई होने के पहले विज़िट किया हुआ है। तो संभावना एक है, इसके अलावा कुछ नहीं है रेड जोन में। रेड जोन में उतनी रेस्ट्रिक्शन है जितने दूसरे जोन्स में है। हाँ, एक है कि एसेंशियल सप्लाईज वालों का भी आना जाना एक तरह से थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है रेड जोन्स में, लेकिन आ जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल ही बंद है। चेक हो रही है, थोड़ी स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, बट महफूज लोग ज़्यादा हैं रेड जोन्स में। ये लोगों को समझना चाहिए कि लोग ज़्यादा सेफ़ हैं रेड जोन्स में। और मेरे ख्याल से 3 मई के बाद अगर 3 मई के बाद असेसमेंट होती है तो दे विल बी बेटर ऑफ देन दी पीपल आउटसाइड रेड जोन्स। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसी कोई फैसला नहीं लिया जो किसी लोगों के खिलाफ हो। उनकी भलाई के लिए जो भी हो सकता है, जितनी भी अप्रिसिएशन है सिचुएशन की, उसके हिसाब से हो रहा है। आजी साहब, दुआ करते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में लोगों का भरपूर ताउन आपको मिले और ये वक्त जो है खुशी से और अच्छी तरह जो है निकल जाए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, और प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ बातों का इजहार किया गया जिसमें शायद आपकी जो परेशानियां हैं या आपके साथ जो सख्ती का बर्ताव किया गया हो, इन सब के ऊपर जो है वो बात की गई। लेकिन वो एक कहावत है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आपके रखवाले हैं, आपका ख्याल रखने के लिए है। तो आपकी ये जो सख्ती है या आपके साथ जो इस वक्त जो मुश्किलें आपके सामने आई हैं, ये इसलिए है कि इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग जो है वो सही सलामत निकले, महफूज निकले। तो जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जहाँ अपना फ़र्ज़ निभा रही है, वहीं हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको भरपूर ताउन दें। टॉपिक टुडे के आज के अंक में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए, आदाब।